नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता का भाग 6। अब तक आपने जाना कि क्रूर सिंह के सभी अय्यारों को पता चल चुका है कि भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने ही कहीं छुपाया हुआ है। और क्योंकि उन अय्यारों में से एक जोशी जी हैं जिनको रमल फेंक कर सब कुछ दिख जाता है, उन्होंने ये जान लिया है कि आखिर भगवान दत्त कहाँ कैद है। लेकिन जब वह उस जगह पे पहुंचते हैं तो उन्हें एक तिलिस्म के साथ एक दरवाज़ा मिलता है जो तिलिस्मी है और वह सिर्फ तेज सिंह ही खोल सकते हैं। अब वो अपने मन में सोचते हैं कि इसको खोलने की कोई और तरकीब भी निकाली जाए। इसलिए लाचार होकर वह सब उस खो के बाहर निकल आते हैं और अय्यारी की कोई और फिक्र करने लगते हैं। तो क्या वह दरवाज़ा तेज सिंह के अलावा किसी और से खुल सकता है? अगर खुल सकता है तो वो कैसे? जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। एक दिन तेज सिंह बालादवी के लिए विजयगढ़ के बाहर निकले। पहर दिन बाकी था जब घूमते फिरते बहुत दूर निकल गए। देखा कि एक पेड़ के नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। उनकी सवारी का घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है। सामने एक बारहसिंगा मरा पड़ा है। उसके एक तरफ आग सुलग रही है और पास जाने पर देखा कि कुमार के सामने पत्तों पर कुछ टुकड़े गोश्त के भी पड़े हैं। तेज सिंह को देखकर कुमार ने जोर से कहा, आओ भाई तेज सिंह, तुम तो विजयगढ़ ऐसा गए कि फिर खबर भी ना ली। क्या हमको एकदम ही भूल गए? तेज सिंह हंसकर, विजयगढ़ मैं आप ही का काम कर रहा हूं कि अपने बाप का? वीरेंद्र सिंह, अपने बाप का? ये कहकर हंस पड़े। तेज सिंह ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया और हंसते हुए पास जा बैठे। कुमार ने पूछा, कहो चंद्रकांता से मुलाकात हुई थी? तेज सिंह ने जवाब दिया, इधर जब से मैं गया हूँ इसी बीच में एक अय्यार को पकड़ा था। महाराज ने उसको कैद करने का हुक्म दिया, मगर कैद खाने तक पहुँचने ना पाया था कि रास्ते ही में मेरी सूरत बना। उसके साथी अय्यारों ने उसे छुड़ा लिया। फिर अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कुमार, वे लोग भी बड़े शैतान हैं। तेज सिंह, और तो जो हैं, बद्रीनाथ भी चुनारगढ़ से लोगों के साथ आया है। वह बड़ा भारी चालाक है। मुझको अगर खौफ रहता है तो उसी का। खैर देखा जाएगा, क्या हर्ज है। ये तो बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आदमी भी साथ नहीं है? कुमार, आज मैं कई आदमियों को लेकर सवेरे ही शिकार खेलने के लिए निकला। दोपहर तक तो हैरान रहा, कुछ हाथ ना लगा। आखिर को यह बारहसिंगा सामने से निकला और मैंने उसके पीछे घोड़ा फेंका। इसने मुझको बहुत हैरान किया। संग के सब साथी छूट गए। अब इस समय तीर खाकर गिरा है। मुझको भूख बड़ी जोर की लगी थी। इससे जी में आया कि कुछ गोश्त भून के खाऊं। इसी फिक्र में बैठा था कि सामने से तुम दिखाई पड़े। अब लो तुम ही इसको भूनो। मेरे पास कुछ मसाला था, उसको मैंने धो धा कर इन टुकड़ों में लगा दिया है। अब तैयार करो, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, मगर जल्दी करो, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। तेज सिंह ने बहुत जल्द गोश्त तैयार किया और एक सोते के किनारे जहां साफ पानी निकल रहा था बैठकर दोनों खाने लगे। वीरेंद्र सिंह मसाला पोंछ पोंछ कर खाते थे। तेज सिंह ने पूछा, आप मसाला क्यों पोंछ रहे हैं? कुमार ने जवाब दिया, फीका अच्छा मालूम होता है। 2-3 टुकड़े खाकर वीरेंद्र सिंह ने सोते में से चुल्लू भर के खूब पानी पिया और कहा, बस भाई मेरी तबीयत भर गई। दिन भर भूखे रहने पर कुछ खाया नहीं जाता। तेज सिंह ने कहा, आप खाइए चाहे ना खाइए, मैं तो छोड़ता नहीं। बड़े मजे का बन पड़ा है। आखिर जहां तक बन पड़ा खूब खाया और तब हाथ मुंह धोकर बोले, चलिए अब आपको नौगढ़ पहुंचाकर फिर फिरेंगे। वीरेंद्र सिंह, चलो कहकर घोड़े पर सवार हुए और तेज सिंह पैदल साथ चले। थोड़ी दूर जाकर तेज सिंह बोले, ना मालूम क्यों मेरा सिर घूमता है। कुमार ने कहा, तुम मांस ज्यादा खा गए हो, उससे गर्मी हो गई है। थोड़ी दूर गए थे कि तेज सिंह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। वीरेंद्र सिंह ने झट घोड़े पर से कूद कर उनके हाथ पैर खूब कस के गठरी में बांध पीठ पर लाद लिया और घोड़े की बाग थाम विजयगढ़ का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर जोर से जफील बजाई, जिसकी आवाज जंगल में दूर दूर तक गूंज गई।
थोड़ी देर में क्रूर सिंह, पन्नालाल, रामनारायण और जोशी जी आ पहुंचे। पन्नालाल ने खुश होकर कहा, वाह जी बद्रीनाथ, तुमने तो बड़ा भारी काम कर दिया। बड़े जबरदस्त को फांसा, अब क्या है, ले लिया। क्रूर सिंह मारे खुशी के उछल पड़ा। बद्रीनाथ ने, जो अभी तक कुंवर वीरेंद्र सिंह बना हुआ था, गठरी पीठ से उतार कर जमीन पर रख दी और रामनारायण से कहा, तुम इस घोड़े को नौगढ़ पहुंचा दो। जिस अस्तबल से चुरा लाए थे उसी के पास छोड़ाओ, आप ही लोग बांध लेंगे। ये सुनकर रामनारायण घोड़े पर सवार होकर नौगढ़ चला गया। बद्रीनाथ ने तेज सिंह की गठरी अपनी पीठ पर ला दी और अय्यारों को कुछ समझा बुझाकर चुनारगढ़ का रास्ता लिया। तेज सिंह को मालूम था कि रोज महाराज जयसिंह के दरबार में जाते और सलाम करके कुर्सी पर बैठ जाते। एक दिन महाराज ने तेज सिंह की कुर्सी खाली देखी। हरदयाल सिंह से पूछा कि आजकल तेज सिंह नजर नहीं आते, क्या तुमसे मुलाकात हुई थी? दीवान साहब ने अर्ज किया, नहीं, मुझसे भी मुलाकात नहीं हुई। आप दरियाफ्त करके अर्ज करूंगा। दरबार बर्खास्त होने के बाद दीवान साहब तेज सिंह के डेरे पर गए। मुलाकात ना होने पर नौकरों से दरफियात की। सभी ने कहा, कई दिन से वे यहाँ नहीं आए हैं। हम लोगों ने बहुत खोज की मगर पता न लगा। दीवान हरदयाल सिंह ये सुनकर हैरान रह गए। अपने मकान पर जाकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर तेज सिंह का पता ना लगेगा तो बड़ी बदनामी होगी। जहां से हो खोज लगाना ही चाहिए। आखिर बहुत से आदमियों को इधर उधर पता लगाने के लिए रवाना किया और अपनी तरफ से एक चिट्ठी नौगढ़ के दीवान जीत सिंह के पास भेजकर ले जाने वाले को ताकीद कर दी कि कल दरबार से पहले इसका जवाब लेकर आना। वह आदमी खत लिए शाम को नौगढ़ को पहुंचा और दीवान जीत सिंह के मकान पर जाकर अपने आने की इतला करवाई। दीवान साहब ने अपने सामने बुलाकर हाल पूछा, उससे सलाम करके खत दिया। दीवान साहब ने गौर से खत को पढ़ा। दिल में यकीन हो गया कि तेज सिंह जरूर अयारों के हाथ पकड़ा गया। ये जवाब लिखकर कि वह यहाँ नहीं है, आदमी को विदा कर दिया और अपने कई जासूसों को बुलाकर पता लगाने के लिए इधर उधर रवाना किया। दूसरे दिन दरबार में दीवान जीत सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह से अर्ज किया, महाराज, कल विजयगढ़ से दीवान हरदयाल सिंह का पत्र लेकर एक आदमी आया था। ये दरफ्याफ्त किया था कि तेज सिंह नौगढ़ में है कि नहीं, क्योंकि कई दिनों से वह विजयगढ़ में नहीं है। मैंने जवाब में लिख दिया है कि यहाँ नहीं है। राजा को ये सुनकर ताज्जुब हुआ और दीवान से पूछा, तेज सिंह वहां भी नहीं है और यहाँ भी नहीं तो कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अय्यारों के हाथ पड़ गया हो, क्योंकि महाराज शिवदत्त के कई अय्यार विजयगढ़ में पहुंच गए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए अकेला तेज सिंह गया था। दीवान साहब ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ वह अय्यारों के हाथ में गिरफ्तार हो गया होगा। खैर, जो कुछ होगा 2-4 दिन में मालूम हो जाएगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह भी दरबार में राजा की दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठे ये बात सुन रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह का पता लगाने जाऊं। दीवान जीत सिंह ने यह सुनकर कुमार की तरफ देखा और हंसकर जवाब दिया, आपकी हिम्मत और जवामर्दी में कोई शक नहीं है, मगर इस बात को सोचना चाहिए कि तेज सिंह के वास्ते जिसका काम अय्यारी ही है और अय्यारों के हाथ फंस गया है, आप हैरान हो जाएं, इसकी क्या जरूरत है? ये तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी अय्यार को कोई अय्यार पकड़ता है तो सिवाय कैद रखने के जान से नहीं मारता। अगर तेज सिंह उन लोगों के हाथ में पड़ गया हो तो कैद होगा, किसी तरह छूट ही जाएगा, क्योंकि वह अपने फन में बड़ा होशियार है। सिवाय इसके जो अय्यारी का काम करेगा, चाहे वह कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी न कभी फंस ही जाएगा। फिर इसके लिए सोचना क्या, 10-5 दिन सब्र कीजिए, देखिए क्या होता है। इस बीच में अगर वह ना आया तो आपको जो कुछ करना हो वो कीजिएगा। वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, हाँ, आपका कहना ठीक है, मगर पता लगाना जरूरी है। ये सोचकर कि वह चालाक है, छूट आएगा, खोज ना करना मुनासिब नहीं। जीत सिंह ने कहा, सच है, आपको मोहब्बत के सबब से उसका ज्यादा ख्याल है, खैर देखा जाएगा। इस ओर राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, और कुछ नहीं तो किसी को
पता लगाने के लिए भेजो। इसके जवाब में दीवान साहब ने कहा, कई जासूसों का पता लगाने के लिए भेज चुका हूं। राजा और कुंवर वीरेंद्र सिंह चुप रहे, मगर ख्याल इस बात का किसी के दिल से न गया। विजयगढ़ में दूसरे दिन दरबार में जयसिंह ने फिर हरदयाल सिंह से पूछा, कहीं तेज सिंह का पता लगा? दीवान साहब ने कहा, यहाँ तो तेज सिंह का पता नहीं लगता, शायद नौगढ़ में हो। मैंने वहां भी आदमी भेजा है, अब आता ही होगा, जो कुछ है मालूम हो जाएगा। ये बातें हो रही थी कि खत का जवाब लिए वह आदमी आ पहुंचा जो नौगढ़ गया था। हरदयाल सिंह ने जवाब पढ़ा और बड़े अफसोस के साथ महाराज से अर्ज किया कि नौगढ़ में भी तेज सिंह नहीं है। ये उनके बाप जीत सिंह के हाथ का खत मेरे खत के जवाब में आया है। महाराज ने कहा, उसका पता लगाने के लिए कुछ फिक्र की गई या नहीं? हरदयाल सिंह ने कहा, हाँ, कई जासूस मैंने इधर उधर भेजे हैं। महाराज को तेज सिंह का बहुत अफसोस रहा। दरबार बर्खास्त करके महल में चले गए। बात ही बात में महाराज ने तेज सिंह का जिक्र महारानी से किया और कहा, किस्मत का फेर इसे ही कहते हैं। क्रूर सिंह ने तो हलचल मचा ही रखी थी। मदद के वास्ते एक तेज सिंह आया था, सो कई दिन से उसका भी पता नहीं लगता। अब मुझे उसके लिए सुरेंद्र सिंह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तेज सिंह का चाल चलन, बातचीत, इल्म और चालाकी पर जब ख्याल करता हूँ तबीयत उमड़ आती है। बड़ा लायक लड़का है, उसके चेहरे पर उदासी तो कभी देखी ही नहीं। महारानी ने भी तेज सिंह के हाल पर बहुत अफसोस किया। इत्तेफाक से चपला उस वक्त वहीं खड़ी थी। ये हाल सुन वहां से चली और चंद्रकांता के पास पहुंची। तेज सिंह का हाल जब कहना चाहती थी, जी उमड़ आता था, कुछ कह ना सकती थी। चंद्रकांता ने उसकी दशा देख पूछा, क्यों, क्या है? इस वक्त तेरी अजब हालत हो रही है, कुछ मुंह से कह तो सही। इस बात का जवाब देने से चपला ने मुंह खोला कि उसका गला भर आया, आंखों से आंसू टपक पड़े, कुछ जवाब ही ना दे सकी। चंद्रकांता को और भी ताज्जुब हुआ, पूछा, तो रोती क्यों है, कुछ बोल भी तो। आखिर चपला ने अपने को संभाला और बहुत मुश्किल से कहा, महाराज की जुबानी सुना है कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वीरेंद्र सिंह का आना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनका वही एक बड़ा सहारा था। इतना कहा था कि पूरे तौर पर आंसू भर आए और खूब खुलकर रोने लगी। इसकी हालत से चंद्रकांता समझ गई कि चपला भी तेज सिंह को चाहती है, मगर सोचने लगी कि चलो अच्छा ही है, इसमें भी हमारा ही भला है। मगर तेज सिंह के हाल और चपला की हालत पर बहुत अफसोस हुआ। फिर चपला से कहा, उनको छुड़ाने की यही फिक्र हो रही है, क्या तेरे रोने से वे छूट जाएंगे? तुझसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं ही कुछ करूं। चंपा भी वहां बैठी ये अफसोस भरी बातें सुन रही थी। बोली, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह की खोज में जाऊं। चपला ने कहा, अभी तू इस लायक नहीं हुई है। चंपा बोली, क्यों, अब मेरे में क्या कसर है, क्या मैं यारी नहीं कर सकती? चपला ने कहा, हाँ, यारी तो कर सकती है, मगर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती जिन लोगों ने तेज सिंह जैसे चालाक अय्यार को पकड़ लिया है। हाँ, मुझको राजकुमारी हुक्म दे तो मैं खोज में जाऊं। चंद्रकांता ने कहा, इसमें भी हुक्म की जरूरत है। तेरी मेहनत से अगर वे छूटेंगे तो जन्म भर उनको कहने लायक रहेगी। अब तू जाने दे, जा, जाने में देर मत कर। चपला ने चंपा से कहा, देख, मैं जाती हूँ, पर अय्यार लोग बहुत से आए हुए हैं, ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद कुछ नया बखेड़ा मचे। खैर, और तो जो होगा देखा जाएगा। तू राजकुमारी से होशियार रही हो, अगर तुझसे कुछ भूल हुई या राजकुमारी पर किसी तरह की आफत आई तो मैं जन्म भर तेरा मुंह न देखूंगी। चंपा ने कहा, इस बात से आप खातिर जमा रखें, मैं बराबर होशियार रहा करूंगी। चपला अपने अय्यारी के सामान से लैस हो और कुछ दक्षिणी ढंग के जेवर तथा कपड़े ले तेज सिंह की खोज में निकल पड़ी। चपला कोई साधारण औरत ना थी। खूबसूरती और नजाकत के अलावा उसमें ताकत भी थी। 2-4 आदमियों से लड़ जाना या उनको गिरफ्तार कर लेना उसके लिए एक अतना सा काम था। शस्त्र विद्या को पूरे तौर पर जानती थी। अय्यारी के फन के अलावा और भी कई गुण उसमें थे। गाने और बजाने में
उस्ताद, नाचने में कारीगर, आतिशबाजी बनाने का बड़ा शौक था। कहाँ तक लिखें, कोई फन ऐसा ना था जिसको चपला ना जानती हो। रंग उसका गोरा, बदन हर जगह सुडौल, नाजुक हाथ पांव की तरफ ख्याल करने से यही जाहिर होता था कि इसे एक फूल से मारना खून करना है। उसको जब कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी तो अपनी खूबसूरती जानबूझकर बिगाड़ डालती थी या भेष बदल लेती थी। अब इस वक्त शाम हो गई, बल्कि कुछ रात भी जा चुकी है। चंद्रमा अपनी पूरी किरणों से निकला हुआ है। चपला अपनी असली सूरत में चली जा रही है। अयारी का बटुआ बगल में लटकाए, कमन कमर में कसे और खंजर भी लगाए हुए जंगल ही जंगल कदम बढ़ाए जा रही है। तेज सिंह की याद ने उसको ऐसा बेकल कर दिया है कि अपने बदन की भी खबर नहीं। उसको ये मालूम नहीं कि वह किस काम के लिए बाहर निकली है या कहाँ जा रही है। उसके आगे क्या है, पत्थर है या गड्ढा, नदी है या नाला, खाली पैर बढ़ाए जाना ही उसका काम है। आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही हैं। सारा कपड़ा भीग गया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर ठोकर खाती है। उंगलियों से खून गिर रहा है, मगर उसको इसका कुछ ख्याल नहीं। आगे एक नाला आया जिस पर चपला ने कुछ ध्यान न दिया और धम से उस नाले में गिर पड़ी। सिर फट गया, खून निकलने लगा, कपड़े बदन के सब भीग गए। अब उसको इस बात का ख्याल हुआ कि तेज सिंह को छुड़ाने या खोजने चली है। उसके मुंह से झट ये बात निकली, हाय प्यारे, मैं तुमको बिल्कुल भूल गई। तुम्हारे छुड़ाने की फिक्र मुझको जरा भी न रही, उसी की ये सजा मिली। जब चपला संभल गई और सोचने लगी कि वह किस जगह है, खूब गौर करने पर उसे मालूम हुआ कि रास्ता बिल्कुल भूल गई है और एक भयानक जंगल में आ फंसी है। कुछ क्षण के लिए तो वह बहुत डर गई, मगर फिर दिल को संभाला। उस खतरनाक नाले से पीछे फिरी और सोचने लगी, इसमें तो कोई शक नहीं कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने पकड़ लिया है, तो जरूर चुनारगढ़ ही भी ले गए होंगे। पहले वही खोज करनी चाहिए, जब ना मिलेंगे तो दूसरी जगह पता लगाऊंगी। ये विचार कर चुनारगढ़ का रास्ता ढूंढने लगी। हजार खराब से आधी रात गुजर जाने के बाद रास्ता मिल गया। अब सीधे चुनारगढ़ की तरफ पहाड़ी पहाड़ चल निकली। जब सुबह करीब हुई, उसने अपनी सूरत एक मर्द सिपाही की सी बना ली। नहाने धोने खाने पीने की कुछ फिक्र नहीं, सिर्फ रास्ता तय करने की उसको धुन थी। आखिर भूखी प्यासी शाम होते चुनारगढ़ पहुंची। दिल में ठान लिया था कि जब तक तेज सिंह का पता नहीं लगेगा अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। कहीं आराम न लिया, इधर उधर ढूंढने और तलाश करने लगी। एकाएक उसे कुछ चालाकी सूझी। उसने अपनी पूरी सूरत पन्ना लाल की बना ली और घसीटा सिंह अय्यार के डेरे पर पहुंची। हम पहले लिख चुके हैं कि 6 अय्यारों में से 4 अय्यार विजयगढ़ गए हैं और घसीटा सिंह और चुन्नी लाल चुनारगढ़ में ही रह गए हैं। घसीटा सिंह पन्ना लाल को देखकर उठ खड़े हुए और साहब सलामत के बाद पूछा, कहो पन्ना लाल, अब की बार किसको लाए हो? पन्ना लाल, इस बार लाए तो किसी को नहीं, सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि नाजिम यहाँ है या नहीं, उसका पता नहीं लगता। घसीटा सिंह, यहाँ तो नहीं आया। पन्ना लाल, फिर इसको पकड़ा किसने? वहां तो अब कोई अय्यार नहीं है। घसीटा सिंह, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वहां और भी कोई भी अय्यार है या नहीं, सिर्फ तेज सिंह का नाम तो मशहूर था, सो कैद हो गए, इस वक्त किले में बंद पड़े रोते होंगे। पन्ना लाल, खैर कोई हर्ज नहीं, पता लग ही जाएगा, अब जाता हूँ, रुक नहीं सकता। ये कह नकली पन्ना लाल वहां से रवाना हुए। जब चपला का जी ठिकाने हुआ, ये सोचकर कि तेज सिंह का पता लग गया है और वे यहीं मौजूद हैं, कोई हर्ज नहीं, जिस तरह होगा छुड़ा लेगी। वे मैदान में निकल गई और गंगा जी के किनारे बैठ अपने बटुए में से कुछ मेवा निकाल कर खाया। गंगा जल पी के निश्चिंत हुई और तब अपनी सूरत एक गाने वाली औरत की बनाई। चपला को खूबसूरत बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, वह खुद ऐसी थी कि 1000 खूबसूरतों का मुकाबला कर सके, मगर इस सबब से कि कोई पहचान न ले, उसको अपनी सूरत बदलनी पड़ी।
जब हर तरह से लैस हो गई, एक बंसी हाथ में ले राजमहल के पिछवाड़े की तरफ जाके एक साफ जगह देख बैठ गई और चढ़ी आवाज में से एक बिरहा गाने लगी। एक बार फिर स्वयं गाकर फिर उसी गंत को बंसी पर बजाती। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। राजमहल में शिवदत्त महल की छत पर माया रानी के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। एकाएक गाने की आवाज उनके कानों में गई और महारानी ने भी सुनी। दोनों ने बातें करना छोड़ दिया और कान लगाकर गौर से सुनने लगे। थोड़ी देर बाद बंशी की आवाज आने लगी, जिसका बोल साफ मालूम पड़ता था। महाराज की तबीयत बेचैन हो गई। झट से नौकरानी को बुलाकर हुक्म दिया, किसी को कहो अभी जाकर उसको इस महल के नीचे ले आए जिसके गाने की आवाज आ रही है। हुक्म पाते ही पहरेदार दौड़ गए। देखा कि एक नाजुक बदन बैठी गा रही है। उसकी सूरत देखकर लोगों के होशो हवास ठिकाने न रहे। बहुत देर के बाद बोले, महाराज ने महल के करीब आपको बुलाया है और आपका गाना सुनने के बहुत मुशक्कत बैठे हैं, मतलब बहुत ही बेचैन होकर बैठे हैं। चपला ने कुछ इनकार न किया। उन लोगों के साथ महल के नीचे चली आई और गाने लगी। उसके गाने ने महाराज को बेताब कर दिया। दिल को रोक ना सके। हुक्म दिया कि उसको दीवान खाने में ले जाकर बैठाया जाए और रोशनी का बंदोबस्त हो, हम भी आते हैं। महारानी ने कहा, आवाज से ये औरत मालूम होती है, क्या हर्ज है अगर महल में ही बुला लें। महाराज ने कहा, पहले उसको देख समझ तो लें, फिर जैसा होगा किया जाएगा। अगर यहाँ आने लायक होगी तो तुम्हारी खातिर भी कर दी जाएगी। हुक्म की देर थी, सब सामान लैस हो गया। महाराज दीवान खाने में जा बिराजे। बीबी चपला ने झुककर सलाम किया। महाराज ने देखा कि एक औरत निहायत हसीन, रंग गोरा, सुरमई रंग की साड़ी और धानी बूटीदार चोली दक्षिणी ढंग पर पहने, पीछे से लांग बांधे, खुलासा गड़ारीदार जूड़ा कांटे से बांधे, जिस पर एक छोटा सा सोने का फूल, माथे पर एक बड़ा सा रोली का टीका लगाए, कानों में सोने की निहायत खूबसूरत जड़ाऊ बालियां पहने, नाक में सरजा की नथ, एक टीका सोने का और घुंघरूदार पटड़ी गूथन के गले में पहने, हाथ में बिना घुंडी का कड़ा और छंदेली जिसके ऊपर काली चूड़ियां, कमर में लच्छेदार करधनी और पैर में सांकड़ा पहने, अजब आन बान से सामने खड़ी है। गहना तो मुक्तसर ही है, मगर बदन की गठाई और सुडोली पर इतना ही आफत हो रहा है। गौर से निगाह करने पर एक छोटा सा तिल ठुड्डी के बगल में देखा, जो चेहरे को और भी रौनक दे रहा था। महाराज के होश जाते रहे। अपनी महारानी साहब को भूल गए, जिस पर रिझे हुए थे। झट मुंह से निकल पड़ा, वाह क्या कहना। टकटकी बन गई। महाराज ने कहा, आओ यहाँ बैठो। बीबी चपला कमर को बल देती हुई अटखेलियों के साथ कुछ नजदीक जा सलाम करके बैठ गई। महाराज उसके हुस्न के रौब में आ गए। ज्यादा कुछ कह ना सके, एक टक सूरत देखने लगे। फिर पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? कौन हो? क्या काम है? तुम्हारी जैसी औरत का अकेली रात के समय घूमना ताज्जुब में डालता है। उसने जवाब दिया, मैं ग्वालियर की रहने वाली पटलापा कथक की लड़की हूँ। रंभा मेरा नाम है। मेरा बाप भारी गवैया था। एक आदमी पर मेरा जी आ गया। बात की बात में वह मुझसे गुस्सा ही होके चला गया। उसी की तलाश में मारी मारी फिरती हूँ। क्या करूँ, अक्सर दरबारों में जाती हूँ कि शायद कहीं मिल जाए, क्योंकि वह भी बड़ा भारी गवैया है। सो ताज्जुब नहीं किसी दरबार में हो। इस वक्त तबीयत की उदासी में यूं ही कुछ गा रही थी कि सरकार ने याद किया, हाजिर हो गई। महाराज ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत भली है, कुछ गाओ तो अच्छी तरह सुनूं। चपला ने कहा, महाराज ने इस नाचीज पर बड़ी मेहरबानी की, जो नजदीक बुलाकर बैठाया और लौंडी को इज्जत दी। अगर आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो अपने मुलाजिम सर्पदारों यानी कि साज बजाने वालों को तलब करें। वे लोग साथ दें तो कुछ गाने का लुत्फ उठाए। वैसे तो मैं हर तरह से गाने को तैयार हूँ। ये सुन महाराज बहुत खुश हुए और हुक्म दिया कि सपर्दा हाजिर किए जाएं। प्यारे दौड़ गए और सपर्दाओं का सरकारी हुक्म सुनाया। वे सब हैरान हो गए कि 3 पहर रात गुजरे, महाराज को क्या सूझी है।
मगर लाचार होकर आना ही पड़ा। आकर जब एक चांद के टुकड़े को सामने देखा तो तबीयत खुश हो गई। कुढ़े हुए आए थे मगर अब खिल गए। झट साज मिला, करीने से बैठे। चपला ने गाना शुरू किया। अब क्या था, साज व सामान के साथ गाना पिछली रात का समा महाराज को बुद्ध बना दिया। सपर्दा भी दंग रह गए। तमाम इल्म आज खर्च करना पड़ा। बेवक्त की महफिल थी, इस पर भी बहुत से आदमी जमा हो गए। 2 चीज दरबारी की गाई थी कि सुबह हो गई। फिर भैरवी गाने के बाद चपला ने बंद करके अर्ज किया, महाराज अब सुबह हो गई। मैं भी कल की थकी हूँ क्योंकि दूर से आई थी, अब हुक्म हो तो रुखसत हूँ। चपला की बात सुनकर महाराज चौंक पड़े। देखा तो सचमुच सवेरा हो गया। अपने गले से मोती की माला उतार कर इनाम में दी और बोले, अभी हमारा जी तुम्हारे गाने से बिल्कुल नहीं भरा है, कुछ रोज यहाँ ठहरो फिर चली जाना। रंभा ने कहा, अगर महाराज की इतनी मेहरबानी लौंडी के हाल पर है तो मुझको कोई हर्ष रहने में नहीं है। महाराज ने हुक्म दिया कि रंभा के रहने का पूरा बंदोबस्त हो और आज रात को आम महफिल का सामान किया जाए। हुक्म पाते ही सब सरंजाम हो गया। एक सुंदर मकान में रंभा का डेरा पड़ गया। नौकर मजदूर सब तैनात कर दिए गए। आज की रात आज की महफिल थी। अच्छे आदमी सब इकट्ठे हुए। रंभा भी हाजिर हुई, सलाम करके बैठ गई। महफिल में कोई ऐसा ना था जिसकी निगाह रंभा की तरफ ना हो। जिसको देखो लंबी सांसें भर रहा था। आपस में सब यही कहते थे कि वाह क्या भोली सूरत है। क्यों, कभी आज तक ऐसी हसीना तुमने देखी थी? रंभा ने गाना शुरू किया। अब जिसको देखिए मिट्टी की मूरत हो रहा है। एक गीत गाकर चपला ने अर्ज किया, महाराज एक बार नौगढ़ में राजा सुरेंद्र सिंह की महफिल में लोंडी ने गाया था। वैसा गाना आज तक मेरा फिर न जमा। वजह यह थी कि उनके दीवान के लड़के तेज सिंह ने मेरी आवाज के साथ मिलकर बीन बजाई थी। हाय, मुझको वह महफिल कभी नहीं भूलेगी। 2-4 रोज हुआ मैं फिर नौगढ़ गई थी। मालूम हुआ कि वह गायब हो गया। तब मैं भी वहां न ठहरी, तुरंत वापस चली आई। इतना कह रंभा अटक गई। महाराज तो उस पर दिलो जान दिए बैठे थे। बोले, आजकल तो वह मेरे यहाँ कैद है, पर मुश्किल तो यह है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और कैद की हालत में वह कभी बीन न बजाएगा। रंभा ने कहा, जब वह मेरा नाम सुनेगा तो जरूर इस बात को कबूल करेगा, मगर उसको एक तरीके से बुलाया जाए। वह अलबत्ता मेरा संग देगा नहीं तो मेरी भी ना सुनेगा, क्योंकि वह बड़ा जिद्दी है। महाराज ने पूछा, वह कौन सा तरीका है? रंभा ने कहा, एक तो उसके बुलाने के लिए ब्राह्मण जाए और वह उम्र में 20 वर्ष से ज्यादा न हो। दूसरे, जब वह उसको लावे दूसरा कोई संग ना हो। अगर भागने का खौफ हो तो बेड़ी उसके पैर में पड़ी रहे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तीसरे यह कि बिन कोई उम्दा होनी नहीं चाहिए। महाराज ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? इधर उधर देखा तो एक ब्राह्मण का लड़का चेतराम नामी उस उम्र का नजर आया। उसे हुक्म दिया कि तू जाकर तेज सिंह को ले आ। मीर मुंशी ने कहा, तुम जाकर पहरे वालों को समझा दो कि तेज सिंह के आने में कोई रोक टोक ना करे। हाँ, एक बेड़ी उसके पैरों में जरूर पड़ी रहे। हुक्म पा चेतराम तेज सिंह को लेने गया और मीर मुंशी ने भी पहरे वालों को महाराज का हुक्म सुनाया। उन लोगों को क्या हर्ष था, तेज सिंह को अकेले रवाना कर दिया। तेज सिंह तुरंत समझ गए कि कोई दोस्त जरूर यहाँ आ पहुंचा है, तभी तो उसने ऐसी चालाकी की शर्त से मुझको बुलाया है। खुशी खुशी चेतराम के साथ रवाना हुए। जब महफिल में आए, अजब तमाशा नजर आया। देखा कि एक बहुत सी खूबसूरत औरत बैठी है और सब उसी की तरफ देख रहे हैं। जब तेज सिंह महफिल के बीच में पहुंचे, रंभा ने आवाज दी, आओ आओ तेज सिंह, रंभा कब से आपकी राह देख रही है। भला वह बीन कब भूलेगी जो आपने नौगढ़ में बजाई थी। ये कहते हुए रंभा ने तेज सिंह की तरफ देखकर बाईं आंख बंद की। तेज सिंह समझ गए कि यह चपला है। बोले, रंभा तू आ गई। अगर मौत भी सामने नजर आती हो तो भी तेरे साथ बीन बजा के मरूंगा, क्योंकि तेरे जैसे गाने वाली भला कहाँ मिलेगी। तेज सिंह और रंभा की बात सुन महाराज को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर धुन तो ये थी कि कब बीन बजे और कब रंभा गाए। बहुत उम्दी बीन तेज सिंह के सामने रखी गई और उन्होंने बजाना शुरू किया। रंभा भी गाने लगी। अब जो समा बंधा उसकी क्या तारीफ की जाए।
महाराज तो सकते किसी हालत में हो गए। औरों की कैफियत दूसरी हो गई। एक ही गीत का साथ देकर तेज सिंह ने बीन हाथ से रख दी। महाराज ने कहा, क्यों, और बजाओ। तेज सिंह ने कहा, बस मैं एक रोज में एक ही गीत या बोल बजाता हूँ, या इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको सुनने का ज्यादा शौक हो तो कल फिर सुन लीजिएगा। रंभा ने कहा, हाँ महाराज, यही तो इनमें ऐब है। राजा सुरेंद्र सिंह जिनके यह नौकर थे, कहते कहते थक गए, मगर इन्होंने एक न मानी, एक ही बोल बजाकर रह गए। क्या हर से कल फिर सुन लीजिएगा। महाराज सोचने लगे कि अजब आदमी है, भला इसमें इसने क्या फायदा सोचा है। अफसोस मेरे दरबार में यह ना हुआ। रंबा ने भी बहुत हर्ज करके गाना मौकूफ किया। सभी के दिल में हसरत बनी रह गई। महाराज ने अफसोस के साथ मजलिस बर्खास्त की और तेज सिंह फिर उसी तेजराम ब्राह्मण के साथ जेल भेज दिए गए। महाराज को तो अब इश्क हो गया कि तेज सिंह के बीन के साथ रंभा का गाना सुने। फिर दूसरे रोज महफिल हुई और उसी चेतराम ब्राह्मण को भेजकर तेज सिंह बुलाए गए। उस रोज भी एक बोल बजाकर उन्होंने बीन रख दी। महाराज का दिल फिर ना भरा। हुक्म दिया कि कल पूरी महफिल हो। दूसरे दिन फिर महफिल का सामान हुआ। सब कोई आकर पहले ही से जमा हो गए, मगर रंभा महफिल में जाने के वक्त से घंटे भर पहले दांव बचा चेतराम की सूरत बना कैद खाने में पहुंची। पहरे वाले जानते ही थे कि चेतराम अकेला तेज सिंह को ले जाएगा। महाराज का हुक्म ही ऐसा है। उन्होंने ताला खोलकर तेज सिंह को निकाला और पैर में बेड़ी डाल चेतराम के हवाले कर दिया। चेतराम उनको लेकर चलते बने। थोड़ी दूर जाकर चेतराम ने तेज सिंह की बेड़ी खोल दी। अब क्या था, दोनों ने जंगल का रास्ता लिया। कुछ दूर जाकर चपला ने अपनी सूरत बदल ली और असली सूरत में हो गई। अब तेज सिंह उसकी तारीफ करने लगे। चपला ने कहा, आप मुझको शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मैं अपने को इतना चालाक नहीं समझती जितनी आप तारीफ कर रहे हैं। फिर मुझको आपको छुड़ाने की कोई गरज भी ना थी। सिर्फ चंद्रकांता की बेमुरव्वत से मैंने ये काम किया। तेज सिंह ने कहा, ठीक है, तुमको मेरी गरज काहे होगी। गरजूं तो मैं ठहरा कि तुम्हारे साथ सफरता बना। जो काम बाप दादों ने ना किया था सो करना पड़ा। ये सुन चपला हंस पड़ी और बोली, बस माफ कीजिए, ऐसी बातें ना करिए। तेज सिंह से कहा, वाह, माफ क्या करना, मैं बगैर मजदूरी लिए ना छोड़ूंगा। चपला ने कहा, मेरे पास क्या है जो मैं दूं। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वही मेरे लिए बहुत है। चपला ने कहा, खैर इन बातों को जाने दीजिए और ये कहिए कि यहाँ से खाली ही चलिएगा या महाराज शिवदत्त को कुछ हाथ भी दिखाइएगा। तेज सिंह ने कहा, इरादा तो मेरा यही था, आगे तुम जैसा कहो। चपला ने कहा, जरूर कुछ करना चाहिए। बहुत देर तक आपस में सोच विचार कर दोनों ने एक चालाकी ठहराई, जिसे करने के लिए ये दोनों उस जगह से दूसरे घने जंगल में चले गए। आगे का भाग सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।